हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 26 टॉक्सिकोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर्स में हमने टॉक्सिकोलॉजी में विषाक्तता या टॉक्सिसिटी जो होती थी मेटल्स के द्वारा वो अध्ययन किया था। फिर कल हमने प्लांट्स के द्वारा जो टॉक्सिसिटी होती है यानी पौधों के द्वारा जो टॉक्सिसिटी तो उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम इससे आगे अध्ययन करेंगे रासायनिक खाद द्वारा विषाक्तता, यानी जो रासायनिक खाद हम खेतों में डालते हैं फसलों में, उसके द्वारा कैसे विषाक्तता हो जाती है पशुओं में। तो आप ये जानते हो कि पशु जो है वो अमूमन किसान अपने खेतों में रखते हैं। खेतों में किसान जो है पशुओं को रखते हैं ज़्यादातर, और अगर घर में भी पशु रखते हैं तो खाद जो डालने वाली खाद है उसको घर पे भी कई बार क्या है कि खेत में ले जाने के लिए उसको कि आधी खाद आज ले जाओ, आधी खाद कल डाल देना, तो ऐसा करके बोरी खोलते हैं। और अगर मान लो बोरी खोलते टाइम दूसरी बोरी में डालते टाइम अगर कोई काम हो गया किसान को और अगर पशु उसका खुला है तो वो खाद को खा लेता है। यानी इसका जो मेन कारण है ना, इसमें कौन सी पॉइजनिंग होती है, इसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट पॉइजनिंग होती है। नाइट्रेट और नाइट्राइट ये क्या है, ये पॉइजनिंग है मतलब खाद, जिन खाद में नाइट्रेट होता है या नाइट्राइट होती है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, इसका मुख्य स्रोत है रासायनिक खाद। अब या कई बार क्या होता है कि पीने के पानी में अगर इसकी ज़्यादा मात्रा हो, अगर लंबे समय तक हम जो है ना नाइट्रेट लोग वह पानी पिला देते हैं, तो उसकी लगातार अगर मान लो ज़्यादा मात्रा में ये पिलाते रहे तो उसको नाइट्राइट पॉइजनिंग हो जाती है। जब आहार को संरक्षित करते हैं यानी आहार को जब स्टोर करते हैं चारे को, तो भी उसमें नाइट्राइट की पॉइजनिंग हो सकती है। अकाल में मतलब जब अकाल पड़ता है तो उसमें पौधों में इसकी मात्रा बढ़ जाती है अकाल में, और जब पशु उन पौधों को खाता है तो उसमें नाइट्राइट की पॉइजनिंग हो जाती है। अब नाइट्राइट की पॉइजनिंग के जो लक्षण है वो है कि नाइट्रेट जो है वो जहरीला पदार्थ नहीं है, यानी नाइट्रेट जो है वो नाइट्रेट जहरीला पदार्थ नहीं है, लेकिन नाइट्राइट जो है वो जहरीला पदार्थ है। यानी लेकिन जो नाइट्रेट खाद के रूप में या पौधों में ज़्यादा खा लेता है पशु, तो रूमन के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, रूमन में जो सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो फर्मेंटेशन के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा रूमन में फीड का फर्मेंटेशन होता है, और उस फर्मेंटेशन के दौरान नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देता है। ये नाइट्राइट जो है ये टॉक्सिक होता है, यानी नाइट्रेट खाता है पशु, उसको रूमन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नाइट्राइट में बदल देते हैं, और ये नाइट्राइट जो है ये टॉक्सिक होता है। और उस टॉक्सिसिटी के जो लक्षण है वो क्या है कि एक तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन है, रक्त में हीमोग्लोबिन जो है वो मिथ हीमोग्लोबिन बदल जाता है। किसकी वजह से? ये इस नाइट्राइट की वजह से मिथ हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, और ये मिथ हीमोग्लोबिन जो है इसमें ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम होती है। अतः पशु के शरीर में उनके ऊतकों को या टिश्यूज़ को ऑक्सीजन जो नहीं मिलती है, और पशु एनोक्सिया के कारण यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण उसको एनोक्सिया बोलते हैं, कारण पशु की मृत्यु हो जाती है। पशु का पेट दर्द करता है, दस्त लगते हैं पशु को, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है पशु की। इस नाइट्राइट की पॉइजनिंग से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, पशु लड़खड़ा कर चलता है, दौरे पड़ते हैं। उसकी जो श्लेष्मा झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे आँख की है, मुंह की है, एनस में है, ये जो है साइनोसिस हो जाता है उसका, यानी नीले रंग की हो जाती है। ये नीले रंग की क्यों हो जाती है कि ये डिस्कलरेशन जो है ना स्किन या म्यूकस का, ये ब्लड के अंदर जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ये डीऑक्सीजनेशन के कारण होता है। तो उससे क्या है कि उसकी जो साइनोटिक हो जाती है, यानी नीले रंग की हो जाती है। ये साइनोटिक का मतलब नीले रंग की हो जाना, और अंत में पशु की मृत्यु हो जाती है। यदि पशु
ग्याबण है, गाय या भैंस है या बकरी भेड़ जो ग्याबण है, अगर उसमें इसकी पॉइजनिंग होगी तो वो गर्भ को डाल देगी, यानी एबॉर्शन हो जाएगा उसका। सूअर होता है, जो सूअर में अगर नाइट्राइट पॉइजनिंग हो गई तो बिना लक्षण के ही मर जाएगा वो, उसमें कोई लक्षण नहीं आएंगे सूअर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, सूअर में क्या लक्षण दिखाएगा, कोई लक्षण नहीं दिखाएगा, वो मर जाएगा। इसका उपचार जो है वो मिथाइलिन ब्लू, ये डाई आती है मिथाइलिन ब्लू, इसकी 9 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 4% इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब इसको बॉडी वेट के आधार पर 9 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, अब आप उसको गणना कर सकते हो, भेड़ की, बकरी की, गाय की, भैंस की, जिसको पॉइजनिंग हुई इसका वेट क्या है, वेट के आधार पर उसका आप कैलकुलेट करो कितनी मिथाइलिन ब्लू चाहिएगी। उस मिथाइलिन ब्लू अगर मान लो 4 ग्राम आती है, 2 ग्राम आती है, 1 ग्राम आती है, उसका 4% का एक्वस सॉल्यूशन बना के आईवी दे दो उसको, आईवी इंट्रावेनस देते हैं, और फिर उसको 6 से 8 घंटे बाद में फिर रिपीट कर देते हैं ताकि पशु ठीक हो जाए। एस्कोर्बिक एसिड भी देते हैं इस पर। एस्कोर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी है, और विटामिन सी है जो इसमें सपोर्ट का काम करता है, ये सपोर्ट का काम करता है। तो ये था नाइट्रेट और नाइट्राइट पॉइजनिंग, जो खाद के, रासायनिक खाद के द्वारा, या पानी में ज़्यादा नाइट्रेट हो गई, या फिर क्या है कि भोजन को ज़्यादा समय तक संग्रहित रखते हैं तो उसमें नाइट्राइट की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो खाद है वो है यूरिया। खाद जो है ये पशुपालक या खेतीबाड़ी करने वाला किसान बहुत ज़्यादा काम में लेता है, और ये यूरिया खाद जो है खांड के दानों की तरह गोल गोल होती है, आपने देख रखा है। यूरिया सफ़ेद कलर का होता है, ये नाइट्रोजन का भरपूर मात्रा में इसमें नाइट्रोजन मिलती है पौधों को, और इसमें इसका जो स्वाद है ना वो नमकीन होता है, जैसे नमक होता है वैसे इसका स्वाद होता है। इसलिए अगर ये खुला मिल गया पशु को तो पशु इसको नमक समझ के खा लेते हैं और उनको पॉइजनिंग हो जाती है। कई बार यूरिया मोलासिस बनाते हैं या यूरिया ब्रिक्स बनाते हैं, जो आपने पहले मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया था कि यूरिया ब्रिक्स बनाते हैं, जो पशु चाटता रहता है उसको, उसमें से क्या प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है। यूरिया मोलासिस वो है जो गुड़ का जो बाई प्रोडक्ट है, मतलब गुड़ बनाते टाइम में जो भट्टी में से गुड़ बनाते हैं ना, उसके बाद में जो गंदा मेला निकलता है उसको मोलासेस बोलते हैं। उस मोलासेस के अंदर यूरिया मिला के पशुओं को खिलाते हैं चारे में डाल के। अगर वो जो है उसमें उचित मात्रा में यूरिया नहीं है, ज़्यादा पड़ गई यूरिया, या उसको सही तरीके से नहीं खिलाते हैं, या जुगाली करने वाले ज़्यादा धीरे धीरे यूरिया को बढ़ाकर खिलानी चाहिए। मतलब जो जानवर जुगाली करते हैं यानी रूमिनेंट है, उनको यूरिया की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए खिलाते टाइम। अगर आपने एक साथ दे दी तो उसको यूरिया की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। यानी साधारणतः जो 400 ग्राम यूरिया जो है प्रतिदिन खिलाते हैं एक वयस्क पशु को, बड़े पशु को, गाय भैंस को, एक बड़ी गाय या भैंस जो दूध देती है उसको 400 ग्राम यूरिया प्रतिदिन के हिसाब से खिलाते हैं। लेकिन यदि पहले उसको यूरिया खिलाने की आदत नहीं है तो आप अगर पहले दिन उसको 50 ग्राम भी दोगे ना तो भी उसको टॉक्सिक हो जाएगा, वो उसको 50 ग्राम भी टॉक्सिसिटी काज कर देगा। लेकिन आप धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते बढ़ाते आप 400 ग्राम तक दे सकते हो, लेकिन वो उसको आदत डालोगे। अगर आप आहार में यूरिया का मिश्रण जो है वो सही तरीके से नहीं मिला के दोगे तो भी यूरिया की टॉक्सिसिटी हो जाती है। सोयाबीन मील के साथ में अगर सोयाबीन का आहार आपके पास में उपलब्ध है, उसमें अगर आपने यूरिया खिलाई, सोयाबीन मील में अगर आपने यूरिया खिलाई तो उसको 100% यूरिया पॉइजनिंग हो जाएगी। तो ये कुछ यूरिया पॉइजनिंग के कारण थे जो मैंने आपको बताए थे। अब इसके लक्षण क्या है अगर यूरिया पॉइजनिंग हो गई? आपको पहली बात तो ये है कि आपको किसान बता देगा, पशुपालक बता देगा साहब हमारी यूरिया पड़ी थी पशु खा गया, या वो ये कह देगा कि मतलब हमने पानी में डाला था, खाड़े में पानी डालते हैं ना, पानी में यूरिया डालते हैं बंदे में, नक्के में, फिर पूरे जाती है वहाँ अगर मान लो पशु पी लेते हैं पानी तो उसको यूरिया पॉइजनिंग हो जाती है। कई बार चारे वगैरह तो आपको सारी हिस्ट्री वो दे देगा। तो इसमें अलग अलग लक्षण आते हैं कि उसने यूरिया पॉइजनिंग के लक्षण यूरिया खाने की मात्रा पर और यूरिया अमोनिया में, रूमन में अमोनिया बढ़ने की गति या अवशोषण पर भी निर्भर करता है। आपको पता है यूरिया खिलाते हैं तो अमोनिया बढ़ती है रूमन में अमोनिया बढ़ती है, फिर वो लीवर में जाती है, फिर उसको लीवर जो डिटॉक्सिफाइड करता है। तो ये आपने पढ़ रखा है पहले, डाइजेशन में पढ़ाया मैंने आपको।
अब इसके लक्षण क्या है? एक तो लार गिरती है, मुंह नाक से झाग निकलते हैं, दांतों को घिसता है जानवर, दांत पीसता, ग्राइंडिंग कहता ना जाड़ पीसना, वो करता है, पेट में दर्द होगा, जुगुलर पल्स आएगी, यानी जुगुलर पल्स का मतलब है जुगुलर वेन जो है वो धड़कती हुई दिखेगी आपको, यूँ जैसे पानी का पाइप में पानी चलता दिखता है ना, बिल्कुल वैसे दिखेगा आपको जुगुलर वेन, उसको जुगुलर पल्स बोलते हैं। और डिस्पेप्सिया हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, पशु को भूख नहीं लगेगी, पहले उसकी पल्स रेट और रेस्पिरेशन बढ़ेगी, उसके बाद में पशु कमज़ोर होकर मर जाएगा। ये इसके यूरिया पॉइजनिंग के सिम्टम्स है। इसका उपचार जो है, इसका उपचार करने के लिए कोई रोग विशेष के हिसाब से इसका कोई उपचार नहीं है, यानी इसका कोई विशेष रोग के हिसाब से कोई उपचार नहीं है, लेकिन 2.5% एसिटिक एसिड, सिरका जिसे बोलते हैं, वो 2.5% सोल्यूशन जो है इसको पानी में मिलाकर पिलाते हैं। ये डोज मैंने आपको पहले बताई थी कि कम से कम उसको 5 लीटर तक पिला सकते हैं। अब इसकी खुराक जो है वो क्या है, केटल में 4 लीटर पिलाते हैं इसको, 4 से 5 लीटर भी पिला सकते हैं। केटल में 4 लीटर पिलाते हैं, शीप में आधे लीटर से 1 लीटर तक इसकी डोज है, पिला सकते हैं आप शीप में, गोट में। यदि पशु को आफरा ज़्यादा हो तो ट्रोकार और कैनुला ये रूमन में लगा के, ये सर्जरी में मैंने आपको कल पढ़ाया था, ट्रोकार कैनुला क्या होता है। तो अगर रूमन में गैस ज़्यादा भर गई हो यूरिया पॉइजनिंग की वजह से, तो आपको ट्रोकार कैनुला रूमन में लगा के और गैस निकाल देनी चाहिए, और उसको एंटीबायोटिक दवाई कोई पिला देनी चाहिए, एंटीबायोटिक दे देना चाहिए ताकि गैस नहीं बढ़ती ज़्यादा। ये था खाद के द्वारा विषाक्तता। अब हम पढ़ेंगे औषधियों की विषाक्तता। कुछ मेडिसिन्स भी हम पशुओं को देते हैं जिससे भी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। ज़्यादातर हम जो है ना पशुओं को एंथेलमेंटिक देते हैं, पेट में कीड़े मारने वाली दवाई देते हैं, वो अगर मात्रा में ज़्यादा दे दी तो पशु को टॉक्सिसिटी हो जाती है। सबसे पहले इसमें हम वर्णन करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये दवा के रूप में पशुओं को मुख्य रूप से लीवर फ्लूक में देते हैं। लीवर फ्लूक कहाँ होते हैं? जहाँ पे बरसात होता है, पानी ठहरता है कहीं तालाबों में, वहाँ पे लीवर फ्लूक होते हैं। जो लीवर में फ्लूक्स कीड़े पैदा हो जाते हैं उनको लीवर फ्लूक बोलते हैं। फ्लूक आपने देखो कि पत्ते की तरह के कीड़े होते हैं, फ्लूक्स। ये तो आपको मेडिसिन में पढ़ाया ही है, नहीं पढ़ाया तो पढ़ा देंगे, इसको ध्यान से पढ़ना। फ्लूक्स होते क्या? लीवर फ्लूक। जब इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लीवर फ्लूक के इलाज के लिए देते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं तो इसकी स्थिति विषाक्तता की हो जाती है, यानी उसको जहर पैदा हो जाता है शरीर में और टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसकी जो टॉक्सिसिटी किस बात पे निर्भर करती है? मतलब जो लीवर फ्लूक में आप कार्बन टेट्राक्लोराइड देते हो उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो एक तो क्या है, मौसम पे डिपेंड करता है। अगर ठंडा मौसम है तो इसका असर ज़्यादा होता है। अगर ठंडे मौसम में आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया, ज़्यादा दे दिया तो टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी होगी। गर्मियों में ज़्यादा दे दिया तो इतनी ज़्यादा असर नहीं करेगा। आहार, अगर पशु के आहार में प्रोटीन और फैट ज़्यादा है, जिसको आप कार्बन टेट्राक्लोराइड दे रहे हो उस पशु के आहार में यदि फैट या प्रोटीन ज़्यादा है तो उसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी और कार्बन टेट्राक्लोराइड की विषाक्तता का असर ज़्यादा होगा। तो ये आपको याद रखना है कि भाई मौसम कैसे प्रभाव डालता है, या उस पर आहार का, डाइट का क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी शारीरिक स्थिति। यदि पशु ज्ञाबन है और दूध दे रहा है तो उसमें इसकी टॉक्सिसिटी के सिम्टम ज़्यादा गहरे होंगे। अगर पशु ज्ञाबन नहीं है तो कम असर होगा। दवा की खुराक, यदि एक ही खुराक में आपने ज़्यादा मात्रा दे दी, अगर आपने एक ही बार में ज़्यादा मात्रा दे दी तो उसकी टॉक्सिसिटी कम होगी। लेकिन यदि आपने लगातार आप कार्बन टेट्राक्लोराइड थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे रहे हो तो उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी। ये याद रखने वाला, ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की यदि एक ही खुराक में औषधि की मात्रा ज़्यादा दे देते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी, नहीं, उसकी टॉक्सिसिटी कम होगी। ये ट्रू फॉल्स में याद कर लेना इसको। अब इसके लक्षण क्या है? एक पेट दर्द होगा, दस्त लगेंगे, मींगनी या गोबर में खून आएगा पशु के, लड़खड़ा कर चलेगा, दौरे पड़ेंगे पशु को, हृदय की धड़कन जो है वो कम हो जाएगी। इसमें हृदय की धड़कन कम होती है, पशु बेहोश हो जाएगा, अंत में पशु मर जाएगा। इसका उपचार कोई खास उपचार नहीं है, इसका कोई विशेष उपचार नहीं है। पशु को जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर पॉइजनिंग हो गई तो उसको खुली हवा में छोड़ दो, खुली जगह में खुली हवा में छोड़ो, उसको सेलाइन प्रगेटिव दो,
सेलाइन प्रगेटिव क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड दोनों मिला के देते हैं, वो सेलाइन प्रगेटिव है। उससे क्या उसको दस्त लगेंगे और कार्बन टेट्राइड का जहर जो है बाहर निकल जाएगा। कैल्शियम बोरोगुल्कोनेट इंजेक्शन आईवी दे सकते हो आप 25% सॉल्यूशन इसका। वो केटल में आप 300 से 450 ml और शीप गोट में 50 ml आईवी देवें, धीरे धीरे देना है इसको, ज़्यादा तेज़ी से नहीं देना है। नेक्स्ट मेडिसिन जिसको हम मेंथेलमेंटी के रूप में काम में कर लेते हैं वो है फिनोविस, यानी इसमें फिनोथाइजिन होता है। फिनोविस जो है ये पेट के कीड़ों को मारने के लिए दी जाती है पशुओं को, और अगर आपने इसको अधिक मात्रा में दे दिया तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड के सिम्टम्स थे पॉइजनिंग के, बिल्कुल वही सिम्टम्स इसमें आएंगे। इसका उपचार क्या है, एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करते हैं आईवी, एक पशु का ब्लड लेके दूसरे पशु में चढ़ा देते हैं और उसका सेलाइन प्रगेटिव देंगे जैसे उसमें दिया था, और पशु को छायादार, अंधेरी और हवादार जगह में रखते हैं क्योंकि पशु जो है चमकता है इसमें। ये था जो दवाइयों के द्वारा पॉइजनिंग होती है वो होता है। अब आया कृषि रसायनों के द्वारा जो पॉइजनिंग होती है, यानी कृषि रसायन क्या है, वो दवाइयाँ जो हम फसलों में छिड़कते हैं कीड़े मकोड़े मारने के लिए, उसको कृषि रसायन बोलते हैं, जिसमें डीडीटी आती है। पहला डीडीटी है, डीडीटी पहले लोग घरों में मच्छर मारने के लिए छिड़कते थे, मलेरिया वाले, बिल्कुल वही डीडीटी है। इसका फसल पे जब छिड़काव करते हैं कीड़े मकोड़े मारने के लिए, तो अगर मान लो आज किसी फसल पे वो डीडीटी की स्प्रे की हुई है, और अगर वो चारा पशु ने अगर एक्सीडेंटली खा लिया या आप उसको काट के घर ले जा खिला दिया तो उसको डीडीटी की पॉइजनिंग हो जाएगी। अगर पशु जो है इस चारे को जहाँ आपने ये छिड़का है उसको सूंघ लिया तो भी उसको पॉइजनिंग हो सकती है। अगर उसके शरीर पे आपने लगा दिया डीडीटी, कई बार पशुओं के जू मारने के लिए, चिंचड़ मारने के लिए लगाते भी हैं, तो उससे भी क्या है कि उसके शरीर द्वारा अवशोषित कर ली जाती है डीडीटी, तो उसको डीडीटी की पॉइजनिंग हो जाएगी। कई बार पशु को जब डीडीटी शरीर पे छिड़क देते हैं ना, या शरीर पे लगा देते हैं, तो पशु अगर ढीला बंधा हुआ है तो वो चाट लेगा उसको, तो उसको डीडीटी की पॉइजनिंग हो जाती है। कई बार पानी में आपने डीडीटी घोल रखी है और पशु वो पानी पी लेता है, तो पशु को डीडीटी की पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये कुछ कारण थे जिससे डीडीटी की पॉइजनिंग पशुओं को होती है। अब इसके लक्षण क्या है, एक तो लक्षण ये है कि पशु जब डीडीटी की पॉइजनिंग होगी ना, तो बैठने का ढंग उसका बदल जाएगा, वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं बैठेगा, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी अवरोध के वो इधर उधर कूदने लगेगा, जंप करेगा, वो बिना ही काम का जंप करेगा, मतलब उछल कूद करेगा वो बिना काम के। ठीक है, एक तो उछल कूद पशु कब करता है, जब मौसम अच्छा हो तो करता है, या फिर हीट में आती है गाय तो करती है, भागती है इधर उधर। लेकिन ये जो है अगर इस तरह से उछल कूद करता है, डीडीटी की कोई पॉइजनिंग की आपको हिस्ट्री हो तो समझ लो कि ये डीडीटी की पॉइजनिंग है। चेहरे की जो मांसपेशियाँ हैं, मतलब चेहरे की जो मांसपेशियाँ पशु की वो फुदकने लगती है, यानी वो मूवमेंट करने लगती है, ये उछलने लगती है मांसपेशियाँ, ये मुंह की, उसे बोलने फुदकने लगती है। आँख की पलक जो है वो बार बार झपकाता है, जिसको ट्विचिंग बोलते हैं। ये आँख की पलकें जो है ना बार बार ये झपकाता है पशु, इसको बोलते हैं ट्विचिंग ऑफ पलक। अच्छा, पीछे के और आगे के पैरों की मांसपेशियाँ जो है वो भी फड़कने लग जाती है, पैरों की जो मांसपेशियाँ हैं वो भी फड़कने लग जाती है, यानी उसमें भी स्पाज्म आते हैं, दौरे पड़ते हैं उसमें, यानी पैरों की जो मसल्स है ना उनमें भी दौरे पड़ते हैं। इसका कोई विशेष उपचार इसका भी नहीं है, लेकिन इसमें सेडेटिव देते हैं जिससे पशु तेजना कम हो जाए उसकी। इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट ये इंट्रामस्कुलर देते हैं, 0.2 से 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इसकी डोज है एट्रोपिन सल्फेट की, और ये इंजेक्शन के रूप में लगाते हैं इंट्रामस्कुलर। इसका 1/4 भाग जो है उसको आप आईवी लगा सकते हो जल्दी असर करने के लिए, यानी चौथाई भाग इसका आईवी लगा दो, 3/4 भाग इसका इंट्रामस्कुलर लगा दो। कैल्शियम बोरोगुल्कोनेट जो है वो गाय भैंस को 350 से 400 ml, भेड़ बकरी को 50 ml आईवी देते हैं इसको। कोयला जो कूटा हुआ कोयला होता है, कोयले का पाउडर, चारकोल पाउडर जिसे बोलते हैं, वो भी 900 ग्राम प्रति गाय भैंस को प्रतिदिन देते हैं, ताकि क्या है वो पेट में जाके जो जहर है पेट में डीडीटी जो खाई है उसको अब्जॉर्ब करके शरीर से बाहर निकाल देता है गोबर में। कुत्तों में अगर मान लो डीडीटी की पॉइजनिंग होगी, वो दौरे पड़ते हैं कुत्तों को, अगर दौरा पड़ने लग जाए तो उसको रोकने के लिए बारबिचूरेट देवें, बारबिचूरेट। और रूमिनेंट पशुओं को, यानी जो जुगाड़ी करने वाले पशु, उनको क्या देते हैं,
क्लोरोलाइड्राज देते हैं, उनको क्लोरोलाइड्राज देते हैं दौरे रोकने के लिए। तो आपको ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अगर मान लो डीडीटी की पॉइजनिंग कुत्ते में हो गई, अगर कुत्ते को दौरे पड़ रहे हैं तो उसको क्लोरोलाइड्राज देते हैं, तो ये गलत है। क्लोरोलाइड्राज नहीं देते हैं, उसको कुत्ते को बारबिचुरेट देते हैं और रूमिनेट्स को क्लोरोलाइड्राज देते हैं। तो इसको याद कर लोगे तो आप ट्रू फॉल्स को सही करके आ सकते हो, अदरवाइज आपने याद नहीं किया तो आप गलत करके आओगे। अब एक आता है साइथियोन या मेलाथियोन या एल्ड्रिन, ये भी छिड़कने का काम आता है। पाउडर होते हैं साइथियोन का, मेलाथियोन का लिक्विड भी आता है, एल्ड्रिन जो है वो पाउडर के रूप में भी आती है, एल्ड्रिन का सॉल्यूशन भी है। तो इसको भी डीडीटी की तरह ही काम में लेते हैं। और जैसे डीडीटी को पशु खा लेता है या चारा खा लेता है, बिल्कुल वैसे ही इसका स्रोत है पॉइजनिंग होने का। और इसके लक्षण क्या है? वही लक्षण है, करीब करीब लार अधिक गिरती है, नाक आँख से अधिक स्राव गिरता है, श्वास नली के सिकुड़ने से अधिक स्राव के कारण श्वास लेने में घर घर की आवाज़ आती है, खांसी बार बार लेता है पशु, उल्टी करता है, बार बार पेशाब, और वो पेशाब कम आता है, बार बार पेशाब करता है, मांसपेशियों में ऐंठन होती है, मस्कुलर स्पाज्म बोलते हैं इसको, पशु अकड़ कर चलता है, यानी उसकी गेट जो है, चाल जो है वो अकड़ीली हो जाती है, जुड़ जाता है वो, एक पर मसल्स जो है ना वो स्टिफ हो जाती है, दौरे पड़ते हैं पशु को। ये इसके लक्षण है। इसका उपचार क्या है? इसका उपचार एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन देते हैं। कैसे? जैसे उसमें दिया था हमने पहले डीडीटी में जैसे दिया था 0.2 से 0.5 mg पर kg बॉडी वेट, और 3/4 खुराक जो है वो उसकी देनी चाहिए इंट्रामस्कुलर, 1/4 भाग खुराक देनी चाहिए आईवी। जहर के स्रोत को हटा दें, आपको पता लग जाए कि भाई ये चारा खाने से हो तो उस चारे को बंद कर दें। अगर कहीं पानी में गुड़ा हुआ है तो पानी पशु को नहीं पिलाएं। इंजेक्शन कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 300 से 400 ml आईवी देना चाहिए पशु को। छोटे पशु को 50 ml आईवी दे सकते हो। इसको भी कोयले का चूर्ण, वो पाउडर, चारकोल, वो देना चाहिए। 2 किलो तक दे सकते हो आप पशु को। चारकोल यानी कोयले का पाउडर जो है वो 2 किलो तक दे सकते हो बड़े पशु को। इससे क्या होगा? पेट में वो जहर को एब्जॉर्व कर लेगा कोयला, और फिर गोबर के साथ उसको निकाल देगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद में हर्बिसाइड या वीडीसाइड। हर्बिसाइड वीडीसाइड का मतलब ये होता है कि जो खरपतवार नियंत्रण दवाइयाँ होती है, ये पशुपालक खेत में किसान डालते हैं ताकि फसल जो है ना उसको नुकसान नहीं होता, लेकिन जिस खरपतवार है वो मर जाते हैं। तो कई बार क्या है कि ये रसायन जो फसलों में डालते हैं और उसको छिड़काव के तुरंत बाद में या वहाँ पे पानी लगा दिया, पानी पशु ने पी लिया, या वो पौधे घास जो है वो पशुओं को डाल दी, तो उसको वीडीसाइड्स की, हर्बिसाइड की पॉइजनिंग हो जाएगी। अब इसके लक्षण क्या है? जैसे साइथियोन मेलाथियोन के लक्षण थे, बिल्कुल वही लक्षण है, और इसका भी कोई खास उपचार नहीं है। पशु को शांत वातावरण, ठंडे वातावरण में रखें। बुखार हो तो एंटीबायोटिक दे दें, सेलाइन प्रगेटिव देवें, जीएनएस डिहाइड्रेशन हो तो जीएनएस दे दो उसको, ग्लूकोज नॉर्मल सेलाइन जिसे बोलते हैं। और मिथाइलिन ब्लू जो पहले बताया था मैंने, मिथाइलिन ब्लू जो डाई है, ये 2 से 4% जो है सॉल्यूशन बना के 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से उसको आईवी दे दो। तो ये हर्बिसाइड का ट्रीटमेंट था। अब आते हैं रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड का मतलब होता है ये दवा चूहा मारने के काम में आती है। चूहों को मारने के लोग घरों में क्या करते हैं? गुड़ में मिला के, आटे में मिला के रख देते हैं और चूहे उसको खा लेते हैं, चूहे मर जाते हैं। लेकिन कई बार क्या है, मालिक की नासमझी से वो दवाई पशु खा लेता है और पशु भी बीमार हो जाता है, उससे पॉइजनिंग हो जाती है रोडेंटिसाइड की। अब इसमें कौन कौन सी दवाई आती है? जिंक फॉस्फाइड आती है, और एक रेड स्क्विल। रेड स्क्विल का मतलब है जंगली प्याज, और एक होता है आंटू, ANTU आंटू, ये भी चूहे मारने का काम आती है दवाई। इसको बोलते हैं अल्फा नेप्थाइल थायोयूरिया। ANTU का फुल फॉर्म है अल्फा नेप्थाइल थायोयूरिया। अब ये 3 प्रकार की दवाइयाँ हैं, इनको चूहों को देते हैं तो आटे में गुड़ में मिला के देते हैं। अगर वायदा में पशु खा लेता तो वो मर जाता है। लक्षण क्या होंगे? अगर मान लो रोडेंटिसाइड किसी पशु ने खा लिया तो उसके लक्षण क्या होंगे? उल्टी करेगा पशु, लंबा गहरा सांस लेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है आँख की, मुंह की, एनल रिंग्स में जो है वो नीली पड़ जाएगी, और पशु लड़खड़ा कर चलेगा, दौरे पड़ेंगे पशु को, 4 से 8 घंटे में, 4 से 48 घंटे में पशु जो है वो मर जाता है इसमें। अब इसका उपचार क्या है? एक तो उसको पशु को
उल्टी होने की दवाई देनी चाहिए, मतलब इमेटिक। एक होता है एंटी इमेटिक दवाई, तो वो तो उल्टी रोकती है, लेकिन इसको इमेटिक दवाई देनी चाहिए जो उल्टी करती है, जिससे करता है। अगर मान लो आप कई बार पशु को नमक दे देते ना पानी में घोल के, या सरसों का चूरा बना के वो दे देते तो भी उल्टी कर देता है। पेट में पानी डालें और उसका गैस्ट्रिक लवाज करें, यानी पेट में नलकी से यानी ट्यूब से पानी डाल देते हैं अंदर, 5-10 किलो पानी डालते हैं, फिर उसको वापस निकाल लेते हैं, तो उससे क्या होगा, पेट की सफाई हो जाएगी। ये बड़े पशुओं में तो ऐसे कर सकते हो, छोटे कुत्ते वगैरह में छोटी गैस्ट्रिक ट्यूब आती है, उससे लवाज, इसको लवाज कहते हैं, लेवाज करना कहते हैं इसको। ये ह्यूमन बींग में ज़्यादा यूज़ करते हैं जब DDT की इनकी पॉइजनिंग हो जाती है ना, इस तरह से, तो उनके पेट को साफ़ करते हैं। सेडेटिव देवें, अगर मान लो बारबिचुरेट के इंजेक्शन कुत्तों में देते हैं, सेडेटिव इसलिए देते हैं कि पशु जो है उत्तेजित हो जाता है, तो कुत्तों में बारबिचुरेट देवें, बड़े जानवरों में क्लोरलाइड्राज देवें। इंजेक्शन कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट सभी में देना जरूरी है। ये रामबाण दवाई है, IV देते हैं 300 से 400 ml, गाय को IV देते हैं, छोटे जानवरों को 50 ml इसकी खुराक है। अब एक आता है नेक्स्ट में वेनम। वेनम का मतलब है जहर, जहर सांप का जहर जो है उसको वेनम बोलते हैं, VENOM। आपकी बुक में VENOUM लिखा है, वो गलत है, इसको सही कर लेना, VENOM होता है वेनम। ये मुख्य रूप से जहरीले सांप जब काटते हैं इंसान को या जानवर को, तब उसमें ये जहर फैलता है। इसके लक्षण क्या है, जहाँ सांप काटता है वहाँ पे सूजन आ जाती है, पशु हकलाने लगता है, आदमी हकलाता है, पशु क्या है कि आवाज़ थोड़ी अलग टाइप की करता है, जैसे कि उसके गले में कुछ गड़बड़ हो, यानी उसके गले में जो बोलने का यंत्र है ना उसका पैरालाइसिस शुरू हो जाता है, इसलिए वो हकला के बोलता है। प्यूपिल डायलेशन, यानी उसकी जो है ये आँख की पुतली फैल जाती है, आँख की पुतली फैल जाती है, चौड़ी फट जाती है, आँखें फट जाती है, जैसे बोलते हैं ना, अधिक लार गिरती है, पशु सुस्त होकर गिर जाता है और मर जाता है। इसका उपचार क्या है? स्थानीय उपचार ये है कि जहाँ सांप ने काटा है, जहाँ काटा है उससे ऊपर एक टोर्निकोट बांध देते हैं, रस्सी बांध देते हैं, मतलब कपड़े की बना के ना, जैसे पट्टी होती है वैसे एक टोर्निकोट बांध देते हैं ऊपर। उससे क्या है, जो ऊपर का ब्लड है ना वो नीचे नहीं आएगा, नीचे का ऊपर नहीं जाएगा, फिर उस पर काटे हुए स्थान पर क्रॉस का मार्क करके चीरा लगा दो, उससे क्या है ब्लड निकलेगा, उसमें जहर बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये काम तुरंत करना चाहिए, जब सांप काटे उसी टाइम। अगर आपने 2 घंटे बाद करो कोई मतलब नहीं है, जहर शरीर में फैल जाएगा। तो उसके ऊपर पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल जो भर देते हैं, जिससे जहर को वो ख़त्म कर देता है। इसका विशेष उपचार क्या है? एंटी वेनम सीरम देते हैं इसको। सांप के जहर से एंटी वेनम सीरम तैयार करते हैं, जैसे एंटी टिटनस सीरम तैयार करते हैं ना हम टिटनस के लिए, वैसे ही एंटी वेनम तैयार करते हैं। पॉलीवेलेंट जो वेनम होती है, पॉलीवेलेंट, जिसमें सभी सांपों का जहर मिक्स होता है, वो उपलब्ध हो तो वो लगाना चाहिए। यानी ये सीरम होती है, पॉलीवेलेंट सीरम होती है, उसको लगा देना चाहिए, जिससे क्या है सांप की जाति का पता भी नहीं होना तो भी वो आदमी पशु ठीक हो जाता है। अब इसमें खुराक क्या है वेनम की? वेनम यानी जो एंटी वेनम जो है उसकी खुराक क्या है? जो सांप काटने पे जो हम वैक्सीन लगाते हैं एंटी वेनम, उसकी खुराक है छोटे पशु के लिए 2 यूनिट पर 150 kg बॉडी वेट, इसकी यूनिट में आती है ये, यानी 2 यूनिट 150 किलो बॉडी वेट पे छोटे पशु में लगाते हैं। बड़े पशु में 10 यूनिट पर 20 से 40 kg बॉडी वेट, बड़े पशु में ये डोज है इसकी। एंटीबायोटिक्स देवें ताकि कोई प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो। ATS लगाएं, एंटी टिटनस सीरम भी लगानी चाहिए ताकि टिटनस नहीं हो। वो कितना लगाते हैं? 1500 से 3000 इंटरनेशनल यूनिट सबकट लगाते हैं। आपकी किताब में 1500 से 300 यूनिट दी है, वो गलत है, आप इसको सही कर लेना। ATS जो है 1500 से 3000 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट लगाते हैं सबकट। इसके साथ में सहायक उपचार भी करते हैं। सहायक उपचार में क्या करते हैं? फ्लूइड थेरेपी देवें, अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो इंजेक्शन एपिनेफ्रिन दें ताकि शौक नहीं लगे। एपिनेफ्रिन इसलिए लगाते हैं कि शौक नहीं लगे। उसके अलावा उसको एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवाई देनी चाहिए, क्योंकि जब डंक मारता है सांप तो जहर होता है उस जगह पे, तो उसको एनाल्जेसिक दवाई देनी चाहिए। अगर मान लो ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए। इंजेक्शन कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट IV देना चाहिए। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम देना चाहिए। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या होता है? जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है वो एंजाइम, इसलिए वो भी देना चाहिए पशु को। अब आता है बी स्टिंग। नेक्स्ट आता है बी स्टिंग। बी स्टिंग का मतलब होता है, आपने गांव में देखा होगा, शहद मक्खी खा जाती है जानवरों को, पशुओं को, कई बार टांटी खा जाते हैं, भीड़ खा जाती है, ये सब आप लोग जानते हो, गांव में रहते हो।
टांटिए, भिरड़, शहद मक्खी, ये सब जहरीले होते हैं। जो काट लेते हैं तो इससे जहर के लक्षण पैदा हो जाते हैं, शरीर सूज जाता है, शरीर में जहाँ मतलब ये जानवर काटते हैं वहाँ शरीर सूजन आ जाती है, पशु को दस्त लग जाते हैं, हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी टूट जाते हैं, और पेशाब में हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन यूरिया का मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, पशु को पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो लीवर पे इफेक्ट करता है जहर। पशु इसमें अगर कम मात्रा में किसी जानवर ने काटा है ना तो पशु मरेगा नहीं। अगर मान लो एक जानवर को 200-300 मक्खियों ने काट लिया तो पशु जल्दी मर जाएगा, मर भी सकता है, लेकिन अमूमन इसमें पशु मरता नहीं है। तो इसका उपचार क्या है? जहाँ मधुमक्खी ने, टांटिए ने, ततैया जिसे बोलते हो, भिरड़ जिसे बोलते हो, उसने काटा है, उस जगह पर अमोनिया साल्ट जो है या सोडियम बाइकार्बोनेट पानी में घोल के लगा देना चाहिए। उससे क्या वो जहर असर कम हो जाता है। कई बार क्या इंजेक्शन एविल लगाते हैं हम, एंटी हिस्टामिनिक, एविल हो, एंटी हिस्टामिनिक कोई भी इंजेक्शन हो वो लगा देना चाहिए उसको। कई लोग जो है ना घरों में आजकल आपको बताते हैं, जैसे किसी आदमी को काट लेता है तो ये कोलगेट होता है, इसको लगा देते हैं, उससे भी ठीक हो जाए। उसमें यही चीज़ होती है, साल्ट होते हैं ये। तो ये था बी स्टिंग के बारे में, जो ये जहरीले जानवर काटते हैं। फिर आता है फंगस द्वारा विषाक्तता। फंगस जानते हो आप फंगस क्या होती है? फंगस जो घरों में रोटी पे भूखंड जम जाती है, या सब्जी अगर आपने रख दी 1 दिन की 2 दिन की बासी सब्जी है, उसके ऊपर जो काई से जमती है उसको फंगस बोलते हैं। उस फंगस को जो है 2 प्रकार के जो फंगस है ना, उसमें 2 प्रकार के ये टॉक्सिन होते हैं। कौन से? अल्फा टॉक्सिन और माइकोटॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन और माइकोटॉक्सिन पशु के आहार में जैसे आप बांटा देते हो, या साइलेज खिलाते हो, चारा खिलाते हो, भूसा खिलाते हो, ये जब सड़ जाता है तो उसमें फंगस पैदा हो जाती है। ये फंगस जो है अल्फा टॉक्सिन और माइकोटॉक्सिन नाम के जहर बनाती है, यानी वो टॉक्सिन पैदा करती है, और जब पशु इसको खा लेता है तो उसके टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसका उपचार क्या है? लक्षण तो आप जानते हो टॉक्सिसिटी क्या होते हैं, वही मुंह में लार गिरती है, पशु चरना छोड़ देता है, लड़खड़ा के चलता है। इसका उपचार क्या है? उपचार इसका ये है कि एक तो ये चारा दाना बंद कर देना चाहिए, जिस पे फफूंद हो। पहली बात तो उसको खिलाना नहीं चाहिए, जिस पे फफूंद लगी हो वो चारा दाना नहीं खिलाना चाहिए, और उसको बंद कर देना चाहिए। अगर खिला रहे हो तो मल्टीविटामिन दो उसको मल्टीविटामिन इंजेक्शन देना चाहिए, और ऐसा आहार दो जो पचने योग्य हो। पशु को जब इस तरह की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसको ऐसा आहार दो जिसमें आराम से पचने वाली प्रोटीन और वसा हो, उसमें आराम से पचने वाली प्रोटीन वसा हो। आईवी इंजेक्शन देते हैं डेक्सट्रोज का, पानी की कमी हो जाती है ना, शरीर डिहाइड्रेशन, तो उसको आईवी 5% डेक्सट्रोज देते हैं उसको, और 5% हाइड्रेटेड सोडियम या कैल्शियम या एल्यूमिनियम सिलिकेट ये फीड में देते हैं उसको। फीड में ये चीज़ खिलानी चाहिए, या तो 5% हाइड्रेटेड सोडियम दो, या कैल्शियम उसको फीड में दो, या उसको एल्यूमिनियम सिलिकेट ये फीड में दो। तो ये आपका सारा लेक्चर था विश्व विज्ञान के बारे में। तो आप इसको ढंग से याद करना, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ट्रू फॉल्स बनेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स बनेंगे, आपको कहीं डोज पूछेंगे, कहीं घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और आज आपका फार्मेकोलॉजी का कोर्स कंप्लीट हो गया। अब इसको ढंग से याद कर लेना। हो सकता है आपको 1 वीक के बाद में आपको हम क्वेश्चंस बताएंगे, जो पॉसिबल आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको बताएंगे। ये मतलब एक लेक्चर ऐसा लेंगे जिसमें आपको खास क्वेश्चन बता देंगे। धन्यवाद।